Hello students, I am Archana. My channel is चतरेश्वर। हम हिंदी भाषा की फर्स्ट कर रहे थे लैंग्वेज। अब हम इसमें पहले इकाई 4 का भाषा शिक्षण की विधियाँ रही थी। जो हमने आगे करा था उसको हम कंटिन्यू करें। हमने क्या करा था, गद्य शिक्षण की विधियाँ पढ़ी थी, अर्थबोध विधि, आदर्श विधि। अर्थबोध पढ़ ली थी, आदर्श विधि हम कंटिन्यू। आदर्श विधि में हमने एक पॉइंट लिया था प्रस्तावना, दूसरा लिया था हमने उद्देश्य कथन, तीसरा लिया था प्रस्तुतिकरण। अब हम प्रस्तुतिकरण को कंटिन्यू करेंगे। यह पाठ्य योजना का अति महत्वपूर्ण अंग है। इसका रूप विषय वस्तु पर आधारित होता है। गद्य शिक्षण में प्रस्तुतिकरण का क्रम निम्नलिखित प्रकार से होता है। आदर्श वाचन, अध्यापक द्वारा अनुकरण वाचन, छात्र द्वारा वाचन संशोधन, शब्द व्याख्या, विषय वस्तु विश्लेषण, मौन वाचन, पुनरावृत्ति। अब आपके पास में प्रस्तुतिकरण के साथ आदर्श वाचन, अध्यापक द्वारा अनुकरण वाचन, छात्र द्वारा वाचन संशोधन, शब्द व्याख्या, विषय वस्तु संश्लेषण, मौन वाचन, पुनरावृत्ति। वाचन। गद्य शिक्षण में प्रस्तुतिकरण का प्रारंभ आदर्श वाचन के रूप में होता है। आदर्श वाचन का उद्देश्य छात्रों को यह बताना है कि उन्हें शब्दों के शुद्ध उच्चारण के साथ साथ विराम चिन्हों आदि का ध्यान रखते हुए गद्यांश का वाचन किस प्रकार करना है। इसके पश्चात अनुकरण वाचन किया जाता है, जिसका उद्देश्य छात्रों को उच्चारण तथा वाचन से संबंधित कमियों को जानना और शुद्ध करना होता है। शब्द व्याख्या का उद्देश्य कठिन शब्दों, वाक्यों आदि को स्पष्ट करके छात्रों को आत्मसात करने योग्य बनाना होता है। इसी प्रकार मौन वाचन का उद्देश्य सीखे गए पाठ का दोहरान करना और पाठ पढ़ने के बाद विशेष रही कमियों को खोजना होता है। पुनरावृत्ति का प्रयोजन पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हुई या नहीं, इस बात का पता लगाना होता है। यदि हुई तो किस सीमा तक हुई और नहीं हुई तो क्यों नहीं। इस प्रकार आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन और वाचन संशोधन आदि के क्रियाओं की दृष्टि से भिन्न भिन्न उद्देश्य होते हैं, किंतु तीनों का मुख्य उद्देश्य एक ही है, छात्रों की वाचन संबंधी अशुद्धियों को दूर करना। क्या उद्देश्य है? छात्रों की वाचन संबंधी अशुद्धियों को दूर करना। इसलिए परिस्थिति के अनुरूप इन तीनों में थोड़ा परिवर्तन किया जा सकता है। छात्रों को उच्चारण शुद्ध करने का कार्य भी अध्यापक कई तरीके से कर सकता है। शिक्षण की प्रत्येक क्रिया में विविधता होनी चाहिए ताकि शिक्षण रुचिकर और प्रभावशाली बने। व्याख्या 2 प्रकार की होती है, शब्द व्याख्या और भाव वस्तु व्याख्या। शब्द व्याख्या में उन कठिन शब्दों को चुना जाता है जो गद्यांश का अर्थ ग्रहण करने में बाधा पहुंचाते हैं। शिक्षक कठिन शब्दों का अर्थ छात्रों के मुख से निकलवाने का प्रयास करते क्योंकि यह छात्रों की समस्या है। यदि उसको छात्र स्वयं सुलझाने में सफल हो जाते हैं तो यह ज़्यादा स्थायी होगा। शिक्षक को केवल उदाहरण, वाक्य में प्रयोग आदि तरीकों से शब्द का अर्थ निकलवाने में मदद करनी चाहिए। विषय वस्तु विश्लेषण वे वाक्य या वाक्यांश जिनमें कठिन शब्दों के अर्थ जानने के बावजूद भी छात्र समझ नहीं पाते हैं, उन्हें इसके अंतर्गत समझना होता है। इस प्रकार के कठिन वाक्यों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए वाक्य के मुख्य शब्दों में अंतर और संबंध को स्पष्ट करना पड़ता है। इस वस्तु विश्लेषण द्वारा ही किया जा सकता है। वस्तु विश्लेषण मुख्यतः 3 तरीकों से किया जाता है।
वस्तु विश्लेषण मुख्य तरह से 3 तरीकों से किया जा सकता है: प्रश्नों द्वारा, कथन द्वारा, उपयुक्त वातावरण सृजन द्वारा। प्रश्नों द्वारा इसमें शिक्षक छात्रों की पाठ में निहित विचारों और भावों पर आधारित और विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। छात्र अपनी बुद्धि और कल्पना से स्वयं उनका अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। कथन द्वारा इसमें शिक्षक उन भावों और विचारों पर अपने कथन द्वारा प्रकाश डालते हैं जिन्हें विद्यार्थी स्वयं पढ़कर समझ नहीं सकते। उपयुक्त वातावरण सृजन करना: इस उपाय में शिक्षक अपने कथन, क्रिया या हाव भाव द्वारा छात्रों के समक्ष ऐसा वातावरण निर्मित करते हैं जिस विशेष वातावरण में उस प्रकार के विचार या भाव उत्पन्न होते हैं जहाँ छात्र स्वयं उन विचारों या भावों की गहराई तक पहुंचकर उसका अर्थ समझ लेते हैं। इस प्रकार शिक्षक को इन तीनों उपायों में से परिस्थिति के अनुरूप उचित उपाय का प्रयोग लेना चाहिए। मौन वाचन द्वारा मुख्यतः 2 उद्देश्यों की पूर्ति होती है। छात्र किसी अंश को पढ़कर उसके भावों और विचारों को समझ सकेंगे। छात्र पाठ से संबंधित अपनी कठिनाइयों को खोज सकेंगे। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए छात्रों द्वारा मौन वाचन करवाना चाहिए। जब छात्र मौन वाचन कर रहे होते तब शिक्षक को कक्षा का निरीक्षण करना चाहिए। बोध प्रश्न छात्र पाठ या पढ़ाए गए अंश को अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं या नहीं, यह जानना ही बोध प्रश्नों का मुख्य उद्देश्य होता है। बोध प्रश्न लघुतरात्मक या अति लघुतरात्मक, स्तरानुकूलन, सरल, सुस्पष्ट और विचारणीय होने चाहिए। पुनरावृत्ति निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही की जाती है। पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हुई या नहीं और यदि हुई तो किस सीमा तक, इसका पता लगाना। पठित अंश को पुनः दोहरान करना ताकि पाठ द्वारा अर्जित ज्ञान छात्र के मस्तिष्क में स्थायी हो सके। छात्र अर्जित ज्ञान का उपयुक्त परिस्थिति और व्यवहारिक जीवन में उपयोग कर सके। गृह कार्य: हिंदी भाषा में गृह कार्य देने निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं: छात्रों की लिखित अभिव्यक्ति को बढ़ावा देना, छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान का विकास करना, अवकाश के समय का सदुपयोग करना। शिक्षक गृह कार्य के द्वारा छात्रों की लिखित अभिव्यक्ति और उससे संबंधित गुण दोषों को जान सकता है। इन गुणों के विकास और दोषों के निवारण का प्रयत्न कर सकता है। अतः गृह कार्य के प्रश्न छात्र के अर्जित ज्ञान पर आधारित हो और ज़्यादा विस्तृत भी न हो। गृह कार्य के प्रश्नों के उत्तर पाठ में प्रत्यक्ष नहीं मिलने चाहिए, अपितु छात्र उनका उत्तर अपने विचार और बुद्धि से ही दे पाए। इससे उनकी विचार शक्ति और बुद्धि शक्ति बढ़ेगी। कविता शिक्षण में क्या होता है आपके? कविता शिक्षण, कविता शब्द एक चित्र है जिसमें मानव हृदय की विविध अनुभूतियाँ मुखरित होती है। कवि विशेष की ये अनुभूतियाँ सामान्य जन की अनुभूतियाँ बन जाती है। पाठ इन अनुभूतियों को पढ़ते समय उन्हीं परिस्थितियों से एकाएक हो जाते हैं। वे अपनी सामान्य भाव भूमि से ऊपर और पर की भावना से मुक्त हो जाते हैं। हृदय की इस मुक्त अवस्था
हृदय की इस मुक्त अवस्था के लिए मनुष्य की वाणी को शब्द विधान करती है, उसे कविता कहते। पंडित जगन्नाथ ने रमणीय अर्थ के प्रतिपादन करने वाले शब्दों को वाक्य कहा। कविता से बच्चों की रागात्मक प्रवृत्तियों का परिमार्जन होता है, उनमें सौंदर्य अनुभूति की क्षमता का विकास होता है, उनके हृदय में करुणा, प्रेम, दया, सहयोग, एकता, राष्ट्र प्रेम आदि भावना का विकास होता है। कविता शिक्षण के उद्देश्य। कविता शिक्षण के उद्देश्य: पहला, शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण के साथ यति, गति व भावानुकूल आरोह अवरोह सहित कविता पाठ की योग्यता का विकास करना। कवि के भावों व विचारों की अनुभूति करना व आनंद की अनुभूति करना, उनकी कल्पना शक्ति को जागृत करना और सौंदर्य की परख करने की क्षमता उत्पन्न करना। कविता में वर्णित आदर्शों, भाव, विचारों को जीवन में अपनाने की प्रेरणा देना। कविता के प्रति सामान्य रुचि का विकास करना, ताकि वे अपनी पसंद की रचनाओं का पठन कर उसे कंठस्थ करने हेतु प्रेरित करते हैं। उनकी रागात्मक प्रवृत्तियों का परिमार्जन कर चारित्रिक विकास करना। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की विधियाँ। गीत प्रणाली। यह छोटे बच्चों के लिए रुचिकर प्रणाली है। शिक्षक छोटे छोटे तथा सरल शिशु गीतों का संकलन करते हैं। शिक्षक लय के साथ सस्वर वाचन करते हैं। छात्र सामूहिक रूप से अनुकरण करते हैं। इससे छात्रों की झिझक दूर होती है और छात्रों के प्रति उनमें रुचि उत्पन्न होती है। सहज रूप से उनमें अभिव्यक्ति का विकास होता है। गीत विधि द्वारा पढ़ाने पर बालक खेल खेल में अनेक गीतों को कंठस्थ कर लेते हैं और बालकों को कविता पढ़ाने की एक उत्तम विधि है। इन गुणों के होते हुए भी यह विधि केवल छोटी कक्षा के बच्चों के लिए ही उपयोगी है। अभिनय गीत प्रणाली। अभिनय प्रधान गीतों की इस विधि द्वारा पढ़ाया जा सकता है। इस विधि में सर्वप्रथम शिक्षक छात्रों के समक्ष गीत का आदर्श अभिनय प्रस्तुत करता है। आदर्श अभिनय में उचित लय, स्वर और ध्वनि में गीत या कविता और उसका अभिनय दोनों कार्य साथ साथ होते हैं। आदर्श अभिनय के बाद छात्र व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से अनुकरण द्वारा गीत व अभिनय करते हैं। अर्थ विधि। इस विधि को शब्दार्थ विधि भी कहते हैं। यह विधि का प्रयोग कक्षा 3, 4, 5 के लिए किया जाता है। इसके द्वारा शिक्षक स्वयं या विद्यार्थी द्वारा कविता पठन करवाते। यह कविता पाठ के साथ साथ कविता का अर्थ भी बताता जाता है। उच्च प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर कविता शिक्षण की विधियाँ। व्याख्यान विधि। इस प्रणाली में शिक्षक कविता के अर्थ के साथ साथ प्रासंगिक अंतर कथा, कविता की दार्शनिक पृष्ठभूमि आदि को उजागर करता है। इस प्रणाली में भाव, स्पष्टता एवं सौंदर्यानुभूति पर बल दिया जाता है। उच्च प्राथमिक कक्षाओं में कबीर, सूत, तुलसी, मीरा आदि की कविता के लिए इस प्रणाली का उपयोग किया जाता है। खंडान्वयन विधि। इस विधि को प्रश्नोत्तर विधि भी कहते हैं। इस विधि में विश्लेषण, संश्लेषण दोनों विधियाँ काम में ली जाती है। विचारों को अलग अलग करके समझने में आसानी रहती है। इसी कारण अध्यापक प्रश्नों के आधार पर
कविता में निहित विचारों और भावों को छात्रों के सामने प्रस्तुत करके उनके द्वारा दिए गए प्रश्नों के आधार पर आगे बढ़ता है। प्रश्नोत्तर विधि में छात्र अधिक सक्रिय रहता है। अध्यापक तो केवल उनकी कल्पना को जागृत करने में सहायता करता है, क्योंकि अध्यापक प्रश्नों का उत्तर निकालने में छात्रों को अधिक सहयोग और प्रेरित करता है। इस विधि में विश्लेषण द्वारा छात्र कविता के भावों को शीघ्रता से ग्रहण कर लेता है। अंत में संश्लेषण क्रिया द्वारा पूर्णता को बनाए रखा जा सकता है। व्याकरण शिक्षण व्याकरण शब्दों के प्रयोग व्याकरण शब्दों के प्रयोग को अनुशासित करता है, इसलिए व्याकरण को शब्दानुशासन कहा जाता है। व्याकरण भाषा के सर्वमान्य रूप का चयन करता है, वह स्थायी बनाता है, इस स्थायी रूप का विश्लेषण व व्याख्या करता है। व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य भाषा को शुद्ध बोलने, शुद्ध लिखने की योग्यता का विकास करना, छात्रों में भाषा विश्लेषण की योग्यता प्रदान करना तथा शुद्ध या अशुद्ध भाषा की परख करने की शक्ति विकसित करना, भाषा में स्थायित्व नियमितता लाकर उनके सर्वमान्य रूप को सुरक्षित करना, छात्रों की भाषाई तत्वों की जानकारी देकर उनका उचित उपयोग करना सीखना। सारांश में शुद्धता के साथ साथ अपने भाव प्रकट करने की क्षमता उत्पन्न करना, भाषा को विकृत होने से बचाना और सृजनात्मकता का विकास करना, वाक्यों में विभिन्न शब्दों का स्थान, कार्य एवं पारस्परिक संबंध आदि का ज्ञान कराना, छात्रों को ध्वनि के सूक्ष्म अंतर व उच्चारण के नियमों का ज्ञान कराना, छात्रों को वाक्य रचना के नियम, विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग आदि का ज्ञान कराना। विज्ञान शिक्षण की विधियाँ, खेल विधि। यह विधि पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए पूर्णतः मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि द्वारा बच्चों को खेल में व्याकरण का ज्ञान करवाया जाता है। निगमन सूत्र विधि। यह विधि एक प्राचीन और अमनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि में छात्रों को व्याकरण संबंधी नियम या सूत्र बता दिए जाते हैं। छात्र नियमों को रट लेते हैं। इस विधि में रटने पर अधिक बल दिया जाता है। जैसे संधि पढ़ाने के लिए पहले संधि की परिभाषा व नियम रटवा कर फिर उदाहरण बताए जाते हैं। इस विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत लागू होता है। पाठ्य पुस्तक विधि। यह विधि भी अमनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें भी रटने पर बल दिया जाता है, इसलिए छात्र इस विधि में रुचि नहीं लेते। यह विधि निगमन विधि का ही एक रूप है। सूत्र विधि संस्कृत की देने तो पाठ्य पुस्तक अंग्रेजी की देने। इसमें व्याकरण की एक पाठ्य पुस्तक होती है जिसका छात्र अन्य विषयों की भांति अध्ययन करते हैं। आगमन विधि। इस विधि को विश्लेषण विधि भी कहते हैं। आगमन विधि को विश्लेषण विधि भी कहते हैं। इस विधि में शिक्षक उदाहरण देता है और नियम की खोज छात्र स्वयं करता है। जैसे संधि पढ़ाने के लिए शिक्षक संधि के उदाहरण देकर छात्रों से नियमीकरण करवाएगा। इस विधि में 3 चरण होते: उदाहरण, निरीक्षण, नियमीकरण। यह विधि व्याकरण शिक्षण की सरल व सुग्राही विधि
इसमें छात्र अपनी प्रदत्त सामग्री के आधार पर उस ओर बढ़ता है जिससे जो उसे सिद्ध करना होते हैं। आगमन विधि के दो रूप हैं, समवाय विधि, प्रयोग विधि। इस विधि के अंतर्गत या रचना पाठों के अध्यापन के समय प्रासंगिक भाषाई सामग्री के व्याकरण तत्व की ओर छात्रों का ध्यानाकर्षण कर उसी प्रकार के अन्य उदाहरण खोजकर सामान्यीकरण के आधार पर नियमीकरण कराया जाता है। प्रयोग विधि, इसमें उदाहरण देकर सामान्यीकरण के आधार पर छात्र नियम बनाते हैं। विश्लेषण संश्लेषण के आधार पर छात्र व्याकरण के नियमों को सहज रूप में हृदयंगम कर लेता है। आगमन विधि वैज्ञानिक एवं छात्र के व्यवहारगत परिवर्तन की दृष्टि से उपयोगी है। इसमें सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर क्रिया द्वारा सीखना आदि सिद्धांतों का समावेश है। चूँकि बालक स्वयं स्वक्रिया के आधार पर सीखता है, अतः जीवन पर्यंत सीखे गए व्याकरण के नियमों का भाषा प्रयोग में उपयोग करता है। आगमन निगमन विधि, यह विधि व्याकरण शिक्षण के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। यह आगमन और निगमन दोनों विधियों का सम्मिलित रूप है। इसमें छात्र आगमन विधि द्वारा उदाहरणों का सामान्यीकरण करते हुए नियमीकरण करते, तत्पश्चात निगमन विधि द्वारा उस नियम का अभ्यास करते। जैसे संधि पढ़ाने के लिए पहले आगमन विधि द्वारा उदाहरण देकर नियम की खोज की जाती, तत्पश्चात अभ्यास के लिए कुछ वाक्य दिखकर उसमें से संधि शब्द छटवा कर संधि के नाम पूछे जाते। प्रासंगिक उदाहरण पाठ, इसमें गहन अध्ययननिष्ठ गद्य पाठ पढ़ाते समय नवीन शब्दों वाक्यों का व्याकरणीय परिचय विश्लेषण किया जाता है। यह प्रासंगिक व्याकरण पाठ कहलाता है। उस नवीन शब्द या व्याकरण का परिचय हो जाने के बाद कई समान उदाहरण देकर और औपचारिक पाठ में नियम विशेष का ज्ञान करा दिया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं में प्रासंगिक व्याकरण का ज्ञान कराने के साथ साथ 4-5 पाठों के आधार पर औपचारिक व्याकरण पाठ पढ़ाए जाते। 2 या 3 औपचारिक व्याकरण पाठों के आधार पर व्यवहारिक पाठ पढ़ाया जाता है और सीखे गए नियमों का दृढ़ीकरण कराया जाना अपेक्षित है। भाषा संस्करण विधि, इस विधि में छात्रों को अच्छे लेखकों की पुस्तकों के संपर्क में लाया जाता है। इससे छात्र नए नए शब्दों से परिचित होते हैं और उनमें तुलना करते हैं। इससे उनकी भाषा शुद्ध व परिष्कृत होती है। कहानी शिक्षण का उद्देश्य ज्ञान को रोचक और सरल रूप में प्रस्तुत करना, छात्रों में भाषा साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना, बालकों को यथार्थ व आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देना और उनके संवेगों को उचित प्रशिक्षण देना, बालकों की कल्पना व स्मरण शक्ति का विकास, उनके ज्ञान में वृद्धि करना, बालकों का सर्वांगीण विकास करना और उनका मनोरंजन करना, सूक्ष्म व कठिन तथ्यों को